हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का एक नया चैप्टर विच इज़ द लास्ट लेसन। ये फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस लेसन के इस चैप्टर के ऑथर कौन है? अल्फोंसे डॉडेट। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसका जो प्लॉट है, इसका जो कहानी है, ये तब का है जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में एक वॉर हुआ था। ठीक है, तो इसमें फ्रांस प्रूशिया से हार गया था। तो कुछ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स लाइक अल्सेस लोरेन, ठीक है, अल्सेस एंड लोरेन, ये प्रूशिया के हाथों में दे दिया गया था। तो यही देखा जाएगा कि इसके कारण इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कूल लाइफ थी उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये जो नोटिस दीज एक्सप्रेशंस वाला है, इसमें 6 एक्सप्रेशंस दिया है, ये हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो ऑथर बोलते हैं कि उस दिन मैं बहुत लेट उठा सुबह और स्कूल के लिए बहुत लेट उठ गया, मैं लेट हो गया था और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे डांट पड़ने वाली थी, क्योंकि मैं लेट तो हुआ ही था लेकिन साथ ही साथ एम हैमल यहाँ टीचर हैं। ठीक है, वो टीचर है। तो एम हैमल बोले थे कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे क्वेश्चंस पूछेंगे और मैंने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा था। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम का यही मतलब है कि मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। तो मुझे लगा कि चलो यार, इतना अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ और बाहर ही अपना दिन, मतलब नेचर को देखते हुए अपना दिन यहाँ पे बिता लेता हूँ। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़िया चहचहा रही थी पेड़ पे। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो जो एक मैदान था सॉ मिल के पीछे, सॉ मिल क्या होता है? एक फैक्ट्री होता है जहाँ पे वुडन प्लैंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सॉ मिल के पीछे एक फील्ड था, तो वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, अपना मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते वो सब, मतलब अपना ट्रेनिंग कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो बोले कि ये सब देख के मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रहा था कि मैं नहीं जाऊँ, मुझे पार्टिसिपल्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मुझे नहीं जाना उधर, लेकिन मुझ में इतना स्ट्रेंथ था कि मैं इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करूँ और मैं स्कूल चला गया, जल्दी से स्कूल चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के पास एक बहुत बड़ी भीड़ मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ था। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के पास। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो बोलते हैं कि पिछले 2 साल से, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, तब से इसी बुलेटिन बोर्ड में सारे न्यूज़ आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि जितने भी बैड न्यूज़ है सब यहीं पे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई बैटल लूज़ कर दिया या फिर ऑफिसर से उनके जो ऑर्डर्स उसके बारे में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब क्या हुआ होगा। ऑथर अभी भी स्कूल जा रहे हैं, वो रुके नहीं, बिल्कुल नहीं रुके, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते ही सोचे कि अब क्या हुआ होगा कि इतना भीड़ है यहाँ पे। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." तो बोलते हैं कि जैसे ही मैं जा रहा था, जितने तेज़ी से मैं जा सकता था स्कूल में जा रहा था, उसी वक्त एक ब्लैकस्मिथ जिसका नाम था वॉचर, ठीक है, एक ब्लैकस्मिथ जिसका नाम था वॉचर, जो अपने अप्रेंटिस के साथ था। यहाँ पे अप्रेंटिस मतलब चेला, जो ब्लैकस्मिथ था उसका नाम था वॉचर। अच्छा, ब्लैकस्मिथ का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो लोहे के चीज़ों को रिपेयर करता है। तो
एक ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था वॉचर, वो अपने अप्रेंटिस के साथ था, मतलब उसके चेले के साथ था, और वो दोनों उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। तो ब्लैकस्मिथ बोला, मतलब वॉचर बोला कि इतने जल्दी मत जाओ बब। बब मतलब ये एक मतलब वो ऑथर को रिफ़र कर रहे थे। बब थोड़ा सा रूड वे होता है किसी भी बॉय या मैन को एड्रेस करने का। तो वो बोलते हैं इतना जल्दी मत जाओ, तुम पहुंच जाओगे स्कूल। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो बोलते हैं कि मुझे पता था वो मेरा मजाक ही उड़ा रहा है। फिर कैसे भी करके मैं एम हैमिल के गार्डन में पहुंचा। मेरी सांस बहुत फूल रही थी क्योंकि मैं बहुत तेज़ भागा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो बोलते हैं कि जैसे ही स्कूल शुरू होता था, मतलब ऐसे ही बता रहे हैं क्या कि जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर होता था, ठीक है। स्ट्रीट बाहर जो सड़क थी वहाँ तक सुनाई देता था, इतना शोर होता था। क्या क्या सुनाई देता था? डेस्क का खुलना, डेस्क का बंद होना, डेस्क का इधर उधर होना। फिर लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जैसे टीचर कुछ बोले तो बच्चे उसको जब रिपीट करते हैं, ठीक है। यूनिसन मतलब एक साथ बहुत ज़ोर से रिपीट करते थे। और विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब इतना शोर होता था कि हमको अपना हाथ अपने कान पे रखना पड़ता था ताकि हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि ज़्यादा शोर होता था तो ज़्यादा समझ नहीं पाते थे, इसलिए कान को बंद करना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, तो कभी कभी टीचर्स अपने रूलर को टेबल पे ज़ोर से मारते थे ताकि क्लास को चुप कराएं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ऐसा कुछ शोर नहीं हो रहा था, बिल्कुल सन्नाटा था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. तो यहाँ कमोशन का मतलब है शोर, ठीक है। तो वो बोले कि मैं इसी शोर पे निर्भर था कि इतने शोर में कोई मुझ पे ध्यान नहीं देगा और मैं चुपचाप अपने डेस्क पे चला जाऊँगा और कोई मुझे देखेगा भी नहीं कि मैं लेट हुआ हूँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन सब इतना शांत था जैसे जैसे संडे का मॉर्निंग हो, ठीक है। संडे तो स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो संडे के मॉर्निंग जैसा एकदम शांत था वो। Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो वो बोलते हैं कि मैं देखा खिड़की से तो मेरे क्लासमेट्स बैठे हुए थे, ठीक है, अपने जगह पे बैठे हुए थे, और मैं देखा एम हैमिल क्लास में इधर उधर चल रहे हैं और उनका जो बड़ा सा आयरन रूलर था, जिसको यहाँ ऑथर टेरिबल बोलते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आता है वो, ठीक है। तो बड़े सा आयरन रूलर को अपने आर्म के नीचे रख के वो इधर उधर चल रहे थे एम हैमिल। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो वो बोलते हैं कि मुझे डोर खोलना पड़ा और मुझे सबके सामने अपने बेंच पे जाना पड़ा। तो आप सोच सकते कि मुझे कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो वो बोलते हैं कि मतलब ऑथर बोलते हैं कि कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मुझे डर था कि एम हैमिल मुझे डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे देखा और वो बहुत ही काइंडली बोले कि जाओ अपने प्लेस पे बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो बोलते मैं जल्दी से गया और अपने डेस्क पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो बोलते हैं कि जब मैं मुझे डर था, जब वो डर कम होने लगा तो उसके बाद ही मैं नोटिस किया कि जो हमारे टीचर हैं एम हैमिल, वो अपने ब्यूटीफुल से एक ग्रीन कोट, मतलब वो ग्रीन कोट पहने हुए थे जो बहुत ब्यूटीफुल था। His frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on the inspection and prize days. तो वो फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे
तो वो बोलते हैं कि एम हैमिल ये कपड़े सिर्फ उसी दिन पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन का दिन हो या फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे हो। अब इंस्पेक्शन का दिन मतलब यही, मतलब एग्ज़ामिन करते थे अलग अलग क्लासेस को, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे दिनों में एम हैमिल ऐसे ड्रेसेस पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। फिर वो बोलते हैं कि इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था उधर। जो अक्सर शोर होता था, कुछ शोर नहीं हो रहा है, बिल्कुल अजीब था और बिल्कुल सन्नाटा था उधर। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। तो बोलते हैं कि लेकिन इन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को देख के मैं ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि जो क्लास में जो बेंचेस थे जो पीछे रखे रहते थे, जो अक्सर खाली ही रहते थे, वहाँ पे कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे और वो भी एकदम शांति से बैठे थे जैसे हम शांति से बैठे थे। ओल्ड हॉजर, तो हॉजर यहाँ पे एक कास्ट को रिलेट करते, उस समय एक कास्ट था। तो ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ठीक है, एक तरीके का हैट होता है ये। द फॉर्मर मेयर, जो फॉर्मर मतलब पिछले, मतलब पहले जो रह चुके हैं, मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। तो ये विलेजर्स सब बैठे हुए थे पीछे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब दुखी दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। और जो हॉजर थे वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाए थे। अब यहाँ प्राइमर का क्या मतलब होता है? प्राइमर एक, आप बोल सकते हैं, एक बुक होता है जिसमें किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। एक बुक होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जिसमें उस सब्जेक्ट का बेसिक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो हॉजर के पास एक बहुत ही पुराना प्राइमर था। थम्ड एट द एजेस मतलब उसके जो पेजेस थे, एज मतलब किनारे की तरफ पेजेस थोड़े फट गए थे, मतलब ऐसा दिख रहा था कि इस प्राइमर को बहुत यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। तो थम्ड एट द एजेस का मतलब यही है कि फट गया था, मतलब साफ दिख रहा था कि इस प्राइमर को बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अराउंड अक्रॉस द पेजेस। तो हॉजर उस प्राइमर को अपने नी पे खोले और उनके जो बड़े बड़े स्पेक्टेकल्स थे वो पेजेस पे रखे हुए थे, ठीक है। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, तो बोलते हैं कि जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कि ये कितना अजीब है, विलेजर्स आए, इतना सन्नाटा है, तो तभी एम हैमिल ने मतलब अपना जो एम हैमिल का जो चेयर था उसको ऊपर रखा, ठीक है। कोई होगा थोड़ा ज़्यादा लेवल का जगह, वहाँ पे अपना चेयर रखा होगा, माउंटेड मतलब ऊपर रख देना, मतलब ऊपर रखे होंगे अपना चेयर, और एकदम ग्रेव, एकदम सीरियस और जेंटल टोन में वो बोले, जैसा टोन उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था। माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। तो वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब स्कूल्स में सिर्फ जर्मन सिखाया जाएगा। अल्सेस और लोरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन सिखाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। जो नए मास्टर हैं आपके वो कल आएंगे, जो जर्मन के मास्टर हैं। ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिव रहें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मतलब ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ था, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। ओ द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो वो दुखी होके बोलते हैं, सरप्राइज होके बोलते हैं कि हाँ, कि वो जो टाउन हॉल में जो न्यूज़ था वो ज़रूर यही होगा कि स्कूल्स में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप हियर देन। तो वो बोलते हैं एकदम, ऑथर बोलते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है क्या? मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता है फ्रेंच, तो क्या मैं अब कभी पढ़ नहीं पाऊँगा फ्रेंच? क्या ये ख़त्म हो गया, यहीं पे फ्रेंच ख़त्म हो गया क्या? ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और स्लाइडिंग ऑन द सार। तो बोलते हैं कि मैं
बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने लेसन्स ठीक से नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं चला जाता था बर्ड्स के अंडों को ढूंढने, या फिर सार के पास, सार एक रिवर है, वहाँ चला जाता था. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friend now that I couldn't give up. तो यहाँ पे वो अपने बुक्स को रिफ़र करके बोलते हैं कि पहले तो मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मुझे ये बहुत भारी लगते थे पकड़ने में, लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं, क्योंकि पुराने दोस्त, और मैं इनको नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अब वो फ्रेंच पढ़ नहीं पाएंगे, तो अब इनको रियलाइज़ होता है कि बुक्स की क्या कीमत थी. ठीक है, इसलिए ये ऑथर बुक्स को यहाँ पे ओल्ड फ्रेंड से कंपेयर करते हैं. एंड एम हैमर टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. तो बोलते हैं कि इन सब के अलावा मुझे एम हैमल की भी बहुत याद आएगी. मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि वो जा रहे हैं और मैं उनसे कभी भी नहीं मिल पाऊँगा. ठीक है, और मतलब वो जा रहे हैं ये सोच में मैं ये भी भूल गया था कि वो कितने चिड़चिड़े हैं, और उनके रूलर के बारे में, मतलब जो उनके पास बड़ा सा रूलर था, उन सब के बारे में मैं भूल गया था. पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood. तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि बहुत बुरा हुआ इनके साथ. तो हो सकता है कि ये सिंस ये इनका लास्ट लेसन है, तो इसी के लिए इन्होंने ये ड्रेस पहना है. अच्छा, मतलब जो उनके जो अच्छे ड्रेस थे, इसीलिए आज हो सकता है एम हैमर ने इन ड्रेस को पहना है, क्योंकि आज लास्ट लेसन है. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ आया क्यों ओल्ड मैन जो विलेजर्स बैठे थे वो क्यों बैठे हुए हैं इस रूम में. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. तो बोलते हैं कि ये इसीलिए क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा है कि उन्होंने स्कूल कंटिन्यू नहीं किया, वो और नहीं पढ़ाई की. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो ऑथर बोलते हैं कि ये इन विलेजर्स का तरीका था, इट वॉज देयर वे, था इन विलेजर्स का तरीका था थैंक करने का एम हैमल को. ठीक है, क्योंकि एम हैमल पूरे 40 साल एक फेथफुल सर्विस दिए थे अपने कंट्री को. ठीक है, तो विलेजर्स अपने तरीके से एम हैमल को यहाँ पे थैंक यू बोलने आए थे, रिस्पेक्ट देने आए थे, और वो अपने कंट्री को भी रिस्पेक्ट देने आए थे जो अब उनका नहीं रहा था, क्योंकि फ्रांस प्रूशिया से हार चुका था. ठीक है, While I was thinking of all this, I heard my name called. तो जब मैं ये सब के बारे में सोच ही रहा था, मैंने अपना नाम सुना. ठीक है, It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful ruler participle all through, very loud and clear, without one mistake. तो बोलते हैं कि अब मेरी बारी थी पढ़ने की, तो फिर वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता था उस वक्त. मैं चाहता था कि मैं ये जो पार्टिसिपल है, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल अच्छे से बोलो बिना किसी मिस्टेक के. मतलब मैं कुछ भी कर सकता था उस वक्त ऐसे पार्टिसिपल को ऐसे बोलने के लिए. मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता था उस वक्त, तो ताकि मैं पार्टिसिपल को बिल्कुल अच्छे से बोल सकूं विदाउट एनी मिस्टेक. ठीक है, बट आई गॉट अप मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड stood there holding on to my desk and my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं उठा और बोलने से पहले ही मैं कंफ्यूज हो गया और मैं बस वहाँ पे खड़ा रहा. और मैं अपने डेस्क को ज़ोर से पकड़ा हुआ था, मेरा हार्ट बहुत तेज़ बीट होने लगा और मैं नीचे देख रहा था. मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल मुझे बोले, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़. तो एम हैमल बोले कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तो तुम देख रहे हो ये कितना तुम देख रहे हो, मतलब मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं डांट के तुमको और बुरा नहीं लगवाना चाहता. क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि ये आखिरी लेसन है फ्रेंच का. ठीक है, see how it is. Every day we said to ourselves, but I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. तो बोलते हैं एम हैमल कि देखो ये क्या हो गया है,
हम हमेशा बोलते थे कि अरे मेरे पास तो बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ लूँगा फ्रेंच, ठीक है। लेकिन अब देखो हम कहाँ आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस। फिर वो बोलते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है अल्सेस की, कि हम हर चीज़ को बाद में करने के सोचते हैं, ठीक है। अगर हम पहले पढ़ लिए होते फ्रेंच तो अच्छा रहता। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वही कि हम बाद में पढ़ने का सोचते। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो एम हैमल बोलते हैं कि जो दूसरे कंट्री के लोग हैं तो वो बोलेंगे तुमको कि तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन तुम अपना खुद का लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ। फिर एम हैमल बोलते हैं लेकिन सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हमने भी बहुत गलती की है, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रोच का मतलब क्या है, एक्सप्रेस वंस डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। हम लोग भी बहुत गलती की है और हम लोग खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी चिंता नहीं की कि तुमको अच्छे से पढ़ाएं। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो ज़्यादा प्रेफर करते थे कि तुम किसी फार्म में जाओ या किसी मिल में जाओ और वहाँ काम करो ताकि उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल पाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मतलब मेरी भी गलती है इसमें। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं भी तो तुमको बार बार अपने फ्लावर्स को पानी डालने के लिए भेज देता था। एम हैमल का अपने गार्डन है तो मैं भी तुम लोग को वहाँ पे पानी डालने भेज देता था, जबकि मुझे तुम लोग को उस वक्त लेसन्स पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम लोग को पानी डालने भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई जस्ट नॉट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे मन करता था फिशिंग करने का तो मैं तुम लोग को हॉलीडे दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल went on to talk of the French language saying that it was the most beautiful। तो ऐसे ही करते करते एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे। वो बोले कि it was the most beautiful language in the world। तो बोलते हैं कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है पूरे दुनिया का, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, ये सबसे अच्छा लैंग्वेज है पूरे दुनिया का, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो बोलते हैं कि हमको फ्रेंच को गार्ड करना पड़ेगा, हमको रखवाली करनी पड़ेगी, और हमको अभी भी फ्रेंच को अलाइव रखना पड़ेगा खुद के बीच, ठीक है। भले ही जो बाहरी देश के जो हम पे कब्ज़ा कर लिए वो अब अलाउ नहीं करेंगे फ्रेंच पढ़ना, लेकिन हम अपने ही बीच इस लैंग्वेज को अलाइव रखेंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रुप ऑफ पीपल एनस्लेव हो जाते हैं तो अगर वो अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर लिए तो ये ऐसा है कि उनके पास की है उस प्रिजन का, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज एक यूनिटी बना देता है लोगों में। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, फिर वो ग्रामर खोले और हमारा लेसन हमको पढ़ के सुनाए। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तो मैं बहुत ही अमेज हो गया कि मुझे बहुत अच्छे से सब समझ आ रहा था उस वक्त। ऑल ही seemed so easy, all he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। तो बोले कि जो भी बोल रहे थे मुझे सब बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, सब बहुत ईजी था। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो कभी ध्यान से सुनता ही नहीं था, और शायद एम हैमल कभी इतने अच्छे से पढ़ाते भी नहीं थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। ऐसा लग रहा था कि एम हैमल जाने से पहले सब कुछ हम सबको पढ़ा देना चाहते हैं, ठीक है, जितना भी वो जानते सब एक बार में ही पढ़ाना चाहते हैं। After the grammar we had a lesson in writing। ग्रामर के बाद हमारा एक लेसन हुआ राइटिंग में। That day M Hamel had new copies for us written in beautiful round hand।
उस दिन एम हैमल हम सब के लिए एक नया कॉपी लाए थे और उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया था फ्रांस अल्सेस, ठीक है, फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था उसमें। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। तो उन सारे कॉपीज़ को देख के लग रहा था कि वो फ्लैग है और वो फ्लोट मतलब हवा में लहरा रहे हैं, ठीक है, फ्लैग्स लहराते हैं तो वही। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप आवर डेस्क, तो ऐसा लग रहा था कि सारे कॉपीज़ को देख के कि वो एक फ्लैग है छोटे से जो हमारे डेस्क पे लगे हुए हैं। रॉड मतलब हमारे डेस्क पे एक रॉड है, वहाँ पे वो फ्लैग लगा हुआ है और वो हवा में लहरा रहे हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो बोलते कि आप सबको देखना चाहिए था कि कैसे सभी लोग काम करने पे लग गए और कितना मतलब कितनी शांति थी। क्या काम करने पे लग गए? राइटिंग लेसन था तो उनको कुछ राइटिंग वर्क दिया गया होगा। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। पूरे क्लास में सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो क्या थी? पेपर में पेन से लिख रहे थे तो उसका स्क्रैचिंग का आवाज़ आ रहा था, ठीक है। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कभी कभी कुछ बीटल्स आ जा रही थी क्लास के अंदर, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था उन बीटल्स पे। सबसे छोटे बच्चे जो थे क्लास में वो भी नहीं दे रहे थे क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे थे, वो फिश हुक्स बना रहे थे और उनको लग रहा था कि वो भी फ्रेंच का ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो ऑथर उनको ऐसा नहीं बोल रहे कि वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो छोटे बच्चे भी चाहते थे, मतलब वो छोटे बच्चे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल थे अपने कंट्री के मतलब अपने कंट्री के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए, ठीक है, वो ये दिखा रहे। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeons? तो बोलते हैं कि छत पे पिजन्स थे, तो वो ऑथर सोचे कि क्या ये लोग पिजन्स को भी जर्मन में ही गाना सिखा देंगे क्या। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. तो बोलते कि जब भी मैं अपने कॉपी से ऊपर देखता था तो मैं देखता था कि एम हैमल बैठे रहते थे एकदम मोशनलेस, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, और वो कभी एक चीज़ को देख रहे, कभी दूसरे चीज़ को देख रहे, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो ऐसा लग रहा था कि वो इस स्कूल रूम में, जो उनका क्लासरूम था, वहाँ पे हर चीज़ कैसा दिखता है एम हैमल उसको याद कर लेना चाहते हैं। Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. तो बोलते कि सोचो कि वो तो इस जगह पे पिछले 40 साल से हैं, ठीक है, उनका गार्डन सामने था, उनका क्लासरूम वहीं पे था। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. सब कुछ वैसा का वैसा ही था, बस जो डेस्क और बेंचेस थे वो पुराने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ थे वो थोड़े लंबे हो गए थे। बस बता रहे क्या क्या चेंजेस आए तब से लेके अभी तक, तो 40 साल में क्या क्या चेंजेस आए। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। तो होप वाइन जो एक प्रकार के पेड़ होते हैं, तो वो खिड़की से लेकर रूफ तक, छत तक पहुंच गए थे, ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा एम हैमल को ये सब छोड़ के जाने में, ठीक है। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो बोलते हैं कि वो सुन रहे थे कि उनकी जो एम हैमल की बहन थी वो जस्ट ऊपर वाले रूम में उनके पूरे सामान को पैक कर रही थी, इधर उधर जा रही थी पैक करने के लिए, क्योंकि उनको अगले दिन इस कंट्री को छोड़ के जाना था। तो एम हैमल को ये सब सुन के कितना दुख हो रहा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पर तब भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि हम सारे के सारे लोगों के हमने जो भी लिखा था वो सब कुछ सुने बिल्कुल अंत तक। After the writing, we had the lesson in history and the babies chanted their ba baby bo boo.
तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे इस राइटिंग सेक्शन के बाद, और बेबीज ये सब पढ़ रहे थे, ठीक है. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर had put on his spectacles and holding his primer in his both hands. तो फिर बोलते हैं कि उसके बाद जो ओल्ड हॉजर थे उन्होंने प्राइमर खोला और अपना स्पेक्टैकल्स पहना. स्पेल्ड द लेटर विद देम. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. तो उसमें जो लिखा था वो बता रहे थे और हम सब देख पा रहे थे कि वो भी रो रहे हैं. हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन. उनका जो आवाज़ था, जब हम रोते तो हमारा आवाज़ थोड़ा ट्रेम्बल करता, लड़खड़ा जाता है, तो उनका वॉइस ट्रेम्बल हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो रो रहे थे. उनको थोड़ा इमोशन था कि अब उनका कंट्री उनका नहीं रहा, ठीक है. ये आखिरी फ्रेंच लेसन है. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. तो वो जिस तरीके से बोल रहे थे वो थोड़ा फ़नी था, इसलिए हम सबको थोड़ी हंसी भी आ रही थी. लेकिन वो जो बोल रहे थे वो हमको रुला रहा था, ठीक है. वो जिस तरीके से बोल रहे थे वो हंसा रहा था, लेकिन वो जो बोल रहे थे वो रुला रहा था. इसीलिए हम सभी को हंसी भी आ रही थी और हमको रोना भी आ रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन. तो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन. हर चीज़ याद है, हर इंस्टेंस याद है उस लास्ट लेसन का. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजलस. तो ये बोलते हैं कि जो चर्च का घर मतलब चर्च क्लॉक था वो स्ट्रक किया 12 को, मतलब 12 बज गए थे, और फिर हमारा प्रेयर हुआ. यहाँ पे एंजलस का मतलब वही है, प्रेयर. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. और उसी समय हमने सुना जो प्रूशियन सोल्जर्स थे जो अपना एक्सरसाइज कर रहे थे, वो मतलब ट्रम्पेट्स एक तरीके के आप बोल दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो बजा रहे थे और हमको सुनाई दे रहा था. हम सबको सुनाई दे रहा था. वो मतलब वापस आ रहे थे, अपना पूरा ट्रेनिंग करके वापस आ रहे थे. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. फिर अचानक एम हैमल उठ गए. मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है, एकदम पेल हो गए थे. और ऐसा बोलते कि वो ऐसे खड़े हुए थे कि ऑथर ने कभी उनको इतना लंबा देखा ही नहीं था. वो सोच नहीं सकते थे कि एम हैमल इतने लंबे, वो इतने स्ट्रेट खड़े हो गए थे. My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. तो एम हैमल बोलना चाहते थे कि मेरे दोस्तों, और फिर आई उन्होंने बोला, और क्योंकि वो बहुत दुखी थे इसलिए वो आगे नहीं बोल पा रहे थे. बट समथिंग चोक्ड हिम का मतलब वो जो इमोशन था, वो जो उनको जो दुख था वो चोक कर दिया उनको, वो आगे नहीं बोल पाए. Then he turned into the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. तो फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और एक पीस ऑफ चॉक उठा के अपने सारे हिम्मत को जुटा के वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखे, और बहुत बड़ा लिखे, जितना बड़ा हो सके वो उतना बड़ा लिखे. वाइव ला फ्रांस, ठीक है, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है. वो अपने कंट्री के लिए बोले कि लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. फिर वो रुक गए और वो अपना सर झुकाए दीवार की तरफ. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड. और वो कुछ नहीं बोले, बस अपने हाथ से उन्होंने हमें एक जेस्चर दे दिया. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हैं, ठीक है. तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस हाथ से जेस्चर किया कि आप जा सकते हैं, आज का स्कूल ख़त्म, ठीक है. तो गाइज़ ये हो गया आज का चैप्टर, यही था. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. इन केस नहीं आया आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है. चलिए बाय.